हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्विक नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स की थ्योरी सेक्शंस को कवर करेंगे, जो कि आर.एस. कर्मी की बुक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लिया गया है। इस थ्योरी सेक्शंस के बाद में नेक्स्ट वीडियो इसके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू जाएंगे उनको लिया जाएगा। अगर आपने इस थ्योरी सेक्शंस, जो कि इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाएगा, अगर उसको आपने ध्यान से देखा समझा तो आप उस एमसीक्यूज का आंसर भी बहुत आसानी से फाइंड कर सकेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हाइड्रोलिक्स के बारे में जानते हैं कि हाइड्रोलिक्स क्या होता है। तो हाइड्रोलिक्स इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विद द वाटर एट रेस्ट आर इन मोशन। यानी हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग साइंस की वो शाखा है जिसके अंतर्गत पानी, ठीक है, वाटर के बारे में बात हो रही है। यानी पानी जब वो स्थिर हो या फिर मोशन हो उसके बारे में डील की जाती है, या फिर कह सकते हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये हुआ आपका हाइड्रोलिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है? तो फ्लूइड मैकेनिक्स इंजीनियरिंग साइंस की वो शाखा है जिसके अंतर्गत क्या डील की जाती है? बिहेवियर ऑफ फ्लूइड अंडर द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन। फ्लूइड चाहे वो स्थिर अवस्था में हो या फिर मोशन, गति कर रहा हो, उसके बिहेवियर के बारे में डील की जाती है, या फिर कह सकते हैं कि उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये हुआ हाइड्रोलिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स की परिभाषाएं। आपको अंतर पता चल गया होगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज की जाती हैं, जैसे डेंसिटी एंड मास डेंसिटी। डेंसिटी को आप लोगों ने इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? डेंसिटी में घनत्व, यानी जिसको हम मास डेंसिटी भी कहते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो और इसको डिनोट कैसे करते हैं? रो से करते हैं डिनोट। और इसका परिभाषा में मैंने क्या बताया? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और इसका मात्रक क्या है? मास का मात्रक होता है किलोग्राम, वॉल्यूम का मात्रक होता है मीटर क्यूब, यानी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट है वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी बराबर वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल डब्ल्यू से, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है? किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यहाँ पे आप लोगों ने क्या पढ़ा? वेट डेंसिटी बराबर वेट पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे रोजी लिखा हुआ, ये कैसे हुआ? तो देखें, वेट डेंसिटी बराबर वेट पर यूनिट वॉल्यूम, और वेट को क्या लिखते हैं? वेट बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी यम इंटू जी, और पर यूनिट वॉल्यूम यानी यम जी अपन क्या? वॉल्यूम। तो यम अपन वी को क्या लिख देंगे? जी रो लिख देंगे, और इंटू जी यानी रो इंटू जी, ठीक है। तो यहाँ से बना हुआ है रो। अब वाटर का क्या होता है? वेट डेंसिटी 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, या फिर इसको आप 9.81 इंटू 10⁻³ लिख दीजिए। किलो को आप सीधे 10 × 3 की पावर में लिख दीजिए न्यूटन पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास। यहाँ देखिए दो ही चीज़ों की बात हो रही है। डेंसिटी यानी घनत्व, बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, और स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम अपन मास, ठीक है। ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं वी से, स्मॉल वी से, और स्मॉल वी बराबर होता है वी अपन यम, यानी वॉल्यूम पर यूनिट मास, और यम अपन वी को क्या लिखते हैं? रो लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 1/रो। नेक्स्ट देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? यह रेशियो होता है किसका? स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर। तो जो लिक्विड रहेगा उसका स्पेसिफिक वेट, और वाटर का जो स्पेसिफिक वेट रहेगा उसका जो रेशियो होता है वही होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। और देखिए दोनों में स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात हो रही है, तो जो इसका मात्रक होगा ये कट जाएगा, तो इसका कोई भी मात्रक नहीं हुआ, यानी नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। और देखिए इसमें एक कंडीशन है, वाटर जो है उसका टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना चाहिए, यानी 4 डिग्री सेल्सियस। प्योर वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो यूनिटी होता है, यानी क्या होता है? एक होता है। नेक्स्ट लिक्विड की प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, यानी प्रॉपर्टी क्या होती है, लिक्विड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है।
तो देखिए विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जिसको हम लोग एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या फिर डायनेमिक विस्कोसिटी भी कहते हैं। विस्कोसिटी को हम लोग समझते हैं क्या होता क्या है। देखिए ये लिक्विड की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उसका एक लेयर यानी लिक्विड का जो एक लेयर है वो दूसरे लेयर के ऊपर मूवमेंट का विरोध करती है। यानी एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर मूवमेंट का प्रतिरोध करती है, वो कहलाता है विस्कोसिटी। ठीक है, और ये किसकी वजह से ये होता है? कोहेसिवनेस एंड अडहेसिवनेस की वजह से। कोहेसिवनेस एंड अडहेसिवनेस क्या होता है? तो कोहेसिवनेस क्या होता है? एक ही प्रकार के अणुओं के बीच के आकर्षण बल को कोहेसिवनेस कहते हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं के बीच आकर्षण बल को अडहेसिवनेस कहते हैं। ठीक है, तो विस्कोसिटी हमें पता चल गया। विस्कोसिटी की वजह से ही कोई भी लिक्विड को गाढ़ा या फिर पतला कहा जाता है। विस्कोसिटी ज़्यादा रहेगा यानी उसमें जो चिपकने की प्रवृत्ति होती है वो ज़्यादा होती है। मोटी मोटी आप ऐसे समझेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। ठीक है, चिपकने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, गाढ़ा होता है, तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा बोलेंगे। यानी उसका एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर मूवमेंट का ज़्यादा विरोध करेगा तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। मूवमेंट का कम विरोध करेगा यानी पतला होगा तो उसको बोलेंगे विस्कोसिटी कम है। ठीक है, नेक्स्ट है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? देखिए कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी होती है, मान लीजिए कोई बर्तन में पानी रखा हुआ है और हम ऊपर से उसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं। प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसकी वॉल्यूम में अगर चेंज होता है तो वो लिक्विड क्या है? कंप्रेसिबल है, यानी दब जा रहा है। कंप्रेस मीन्स व्हाट? कंप्रेस मीन्स दबना, दबने की प्रवृत्ति, दबने की एबिलिटी, दबने की योग्यता कोई कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। यानी फोर्स अप्लाई किया तो उसकी वॉल्यूम में क्या हुआ? चेंज हो गया, तो वो होती है कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, और अनकम्प्रेसिबिलिटी क्या होती है? फोर्स अप्लाई किया और उसमें दबे ना, तो वो प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अनकम्प्रेसिबिलिटी। जैसे कि हम लोग हाइड्रोलिक ऑयल इस्तेमाल करते हैं, उसमें इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है। अनकम्प्रेसिबिलिटी यानी वो उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो दबता नहीं है, अगर दब जाएगा तो फोर्स कैसे लगेगा? तो वो अनकम्प्रेसिबल होता है। जैसे कि हम लोग हाइड्रोलिक ऑयल में, हाइड्रोलिक्स में जो जैसे भी हुआ, कोई सिलेंडर हुआ, उसमें जो हाइड्रोलिक्स ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो सब अनकम्प्रेसिबल होता है। अब पानी की बात करेंगे तो पानी क्या हो? थोड़ा सा कंप्रेस होता है। तो ये थोड़े थोड़े प्रॉपर्टी के ऊपर होती है कि कोई थोड़ा सा कंप्रेस होता है, कोई ज़्यादा कंप्रेस होता है। बिल्कुल कंप्रेस नहीं होता, ऐसा कोई लिक्विड नहीं होता, ज़रूर उसमें माइक्रो थोड़ा सा कंप्रेसिबिलिटी होती है। नेक्स्ट देखते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच अनेबल इट टू रेसिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस, जो कि टेंसाइल स्ट्रेस का जो है प्रतिरोध करता है। ठीक है, वो होती है सरफेस टेंशन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस टेंशन बराबर फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी एकांक लंबाई में अप्लाई किए हुए फोर्स को क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। यानी F अपन L, ये होती है सरफेस टेंशन। ठीक है, और इसको एक्सप्रेस किया जाता है, यानी इसको न्यूटन, फोर्स का मतलब कितना होता है? न्यूटन, और इसका क्या होता है? अपन M, न्यूटन पर मीटर। यह हो गया आपका सरफेस टेंशन का मात्रक। अब कैपिलरिटी क्या होती है? कैपिलरिटी पहले देख लेते हैं। कैपिलरिटी जब किसी लिक्विड में, ठीक है, लिक्विड में जब आप एक पतली सी वो डालते हैं, जब कोई ऐसा बना लेते हैं, जब कोई लिक्विड में हम एक पतली सी नली डालते हैं तो इस लिक्विड का जो लेवल है, देखिए ये जो नॉर्मल लेवल है उससे ऊपर चला जाता है या फिर नीचे चला जाता है उस नली के अंदर, वो कैपिलरिटी की वजह से होता है। ठीक है, उसका नॉर्मल जनरल लेवल से ऊपर चला जाता है या नीचे चला जाता है, वो कैपिलरिटी की वजह से होता है। और ये जो हेड है, यानी जो कितना ऊपर गया है, वो हेड को कैपिलरिटी हेड बोलते हैं। ठीक है, ये और ये होता है 4 सिग्मा कॉस अल्फा अपन WT, ये फार्मूला होता है, ये आपको याद करके रखना है। सिग्मा क्या है? यहाँ पे सरफेस टेंशन है। एंगल क्या है? जहाँ पे जैसे सरफेस पे ये नीचे चला जा रहा है
तो ऐसे इसका सरफेस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ऐसा हो जाता है। ये लिक्विड की कोहेसिवनेस एंड अधेसिवनेस की वजह से होता है। ठीक है, तो कैपिलरिटी का ये फार्मूला आपको याद रखना है। ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा वो हेड से पता चल जाएगा आपको। प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होता है? जब एक वेसल में पानी भरा हुआ हो, ठीक है, इट एक्सर्ट्स फोर्स एंड ऑल पॉइंट्स ऑन द साइड ऑफ बॉटम। देखिए, जब कोई वेसल में अगर पानी भरा हुआ है तो उसके किसी भी बिंदु पे उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है। उसकी वो जो फोर्स होगा वो कहीं भी चारों तरफ, उसके वॉल के चारों साइड्स के ऊपर होगा, उसकी बॉटम के ऊपर होगा। तो ये जो फोर्स अप्लाई होता है, उस फोर्स और पर यूनिट जो है एरिया, वो कहलाती है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। यानी कोई लिक्विड अगर वेसल में भरा हुआ है तो उसके किसी भी बिंदु द्वारा एक फोर्स अप्लाई होगा उसके चारों तरफ, चाहे वो साइड्स हो चाहे वो बॉटम हो। कितना फोर्स अप्लाई होगा पर यूनिट एरिया में, वो जो फोर्स होगा वो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कहलाता है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू पी अपॉन ए। पी क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है। ए क्या है? एरिया ऑन द फोर्स एक्ट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका पी अपॉन ए यानी इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट, जैसे किसी भी बिंदु पे इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है वो इक्वल होता है। जैसे पहले तो वो स्थिर अवस्था में होना चाहिए, और वो इक्वल होता है किसके? वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और वहाँ से उस बिंदु से उसकी हाइट यानी फ्री सरफेस ऑफ वाटर का जो फ्री सरफेस ऑफ वाटर है, यानी ये हाइट के गुणनफल के बराबर होता है। ये हो गया आपका इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। ठीक है, इसको आप किससे मेजर कर सकते हैं? ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर पर क्या होगा? वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड फ्री सरफेस ऑफ वाटर का जो हेड होगा, ठीक है, वो हाइट जो होगी वो उससे गुणनफल के बराबर होता है। और इसको आप कैसे मेजर कर सकते हैं? ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं पास्कल लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा कोई एग्जाम में आता है कि पास्कल लॉ होता क्या है। देखिए, पास्कल लॉ सिंपली ये क्या होता है? जब कोई वही अप्लाई होता है, मतलब कोई वेसल है उस पर पानी भरा हुआ है, तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इज, जब ये स्थिर अवस्था हुआ, इन ए फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। उस बिंदु के द्वारा इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर सभी दिशाओं में समान होता है। बशर्ते क्या होना चाहिए? वो लिक्विड है स्थिर अवस्था में होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। सभी दिशाओं में समान इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर होता है। ठीक है, सभी दिशाओं में समान दबाव डालती है। नेक्स्ट देखते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होता है उसी को नाम दिया गया है एटमॉस्फेयर प्रेशर। यानी हमारे एटमॉस्फेयर में हम लोग जो भी चीज़ रखा हुआ है, कुछ रखा हुआ उस पर एक प्रेशर अप्लाई होता है, उस प्रेशर को एटमॉस्फेयर प्रेशर कहते हैं। और वो एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है? तो हम लोग उसको बोलेंगे 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी 1 मीटर स्क्वायर पे 101.3 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और उसको वाटर के टर्म में लग करे तो वाटर पे 10.3 मीटर वाटर। Hg यानी मरकरी के फॉर्म में 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो हम लोग देखे होंगे कि जो प्रेशर होता है एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर एक एक्चुअल प्रेशर होता है। उस एक्चुअल प्रेशर से ऊपर के प्रेशर को हम लोग मेजर करते हैं, उससे ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव गेज प्रेशर, और उससे कम होता है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव गेज प्रेशर। गेज प्रेशर मीन्स व्हाट? जिसको अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर से ऊपर या नीचे हो तो उसको हम लोग गेज से मेजर करते हैं, इसलिए उसको गेज प्रेशर बोला गया है। और अगर प्लस में हो यानी ज़्यादा प्रेशर हो तो उसको पॉजिटिव गेज प्रेशर, और नेगेटिव हो तो उसको नेगेटिव गेज प्रेशर बोलते हैं।
ठीक है। एक्चुअल जो प्रेशर होता है उसको एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। ठीक है। अब एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर क्या होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है। एटमॉस्फेयर प्रेशर यहाँ पर दिखा हुआ है, एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस उससे जो ज़्यादा रहेगा यानी पॉजिटिव गैस प्रेशर, वो होता है एब्सोल्यूट गैस प्रेशर। या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर प्रेशर और इससे जो नीचे रहेगा, इससे अगर नेगेटिव गैस प्रेशर या मान लीजिए यहाँ रहे, तब ये कहलाएगा हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर उसमें से नेगेटिव गैस प्रेशर यानी वैक्यूम प्रेशर को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तभी ये एब्सोल्यूट प्रेशर के बराबर हो गया। ठीक है। यानी एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एक्चुअल प्रेशर होता है। अब एक्चुअल प्रेशर में हम लोग अगर उससे ज़्यादा प्रेशर यानी पॉजिटिव गैस प्रेशर जो ऐड करते हैं तो वो एटमॉस्फेयर प्रेशर कहलाता है। ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर से नेगेटिव गैस प्रेशर यानी वैक्यूम प्रेशर को हम लोग घटाएंगे तो वो एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएगा। ठीक है। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहा है तो फिर से एक बार समझ लीजिए, एटमॉस्फेयर प्रेशर बराबर एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस नेगेटिव गैस प्रेशर। आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख लीजिए, एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर एटमॉस्फेयर प्रेशर और उसमें पॉजिटिव गैस प्रेशर को ऐड कर लीजिए, वो होगा एब्सोल्यूट प्रेशर। और दूसरा एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर एटमॉस्फेयर प्रेशर माइनस नेगेटिव गैस प्रेशर। ठीक है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का मेजरमेंट कैसे करते हैं, देखिए प्रेशर को जो मेजरमेंट किया जाता है वो मैनोमीटर से किया जाता है। ठीक है। और इसका प्रयोग नॉर्मली हाई प्रेशर में किया जाता है, वैक्यूम प्रेशर में किया जाता है और पाइप्स एंड चैनल्स के प्रेशर को मेजर किया जाता है। अब ये सब ये लेटेस्ट मतलब एक प्रेशर मेजरमेंट का एक औजार होता है, एक डिवाइस होता है। सबसे इसके पहले मान लीजिए लो प्रेशर मेजर करना हो तो लो प्रेशर के लिए पीजोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल ये आपका मॉडरेट प्रेशर वगैरह में मेजर करने में किया जाता है। ठीक है। तो पीजोमीटर क्या होता है, ये मैनोमीटर का ही एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है। जो कि मॉडरेट प्रेशर मेजर करने में किया जाता है, लेकिन हाई प्रेशर में इस्तेमाल करने के लिए पीजोमीटर इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि सिंपल मैनोमीटर, जैसे कि आपका पीजोमीटर हुआ, यूट्यूब मैनोमीटर हुआ, ये सब आपका नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर मेजर करने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो हम लोगों ने मेजर करने के लिए क्या क्या चीज़ें देखा, लो प्रेशर रहे या फिर मॉडरेट प्रेशर रहे तो पीजोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। पीजोमीटर का ही एडवांस रूप बनाया गया है इसका मैनोमीटर। मैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है हाई प्रेशर और लिक्विड के हाई प्रेशर को मेजर करने में, वैक्यूम प्रेशर को मेजर करने में और पाइप और चैनल के प्रेशर को मेजर करने में। डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है, डिफरेंशियल प्रेशर मेजर करने में क्या आता है, इसका यूज किया जाता है डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स इन पाइप। पाइप में किसी दो बिंदु पे प्रेशर मेजर किया जाता है और उसके डिफरेंस के द्वारा इसका मेजरमेंट किया जाता है, डिफरेंशियल प्रेशर मैनोमीटर कहलाता है। देखते हैं टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, देखिए ये लिक्विड सरफेस है और उसके अंदर कोई भी बॉडी है वो डूबा हुआ है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में हो या फिर वर्टिकल कंडीशन में हो या फिर इंक्लाइंड सरफेस हो। उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, उस पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, उस प्रेशर को टोटल प्रेशर बोलेंगे। और किसी उसके सेंटर पॉइंट क्या होता है, पूरे बॉडी का जहाँ पे भार एक मान लीजिए कि बॉडी है उसका जहाँ पे एक बिंदु पे जहाँ पे भार अप्लाई होगा सभी का रिजल्टेंट के बराबर होता है, वो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है। तो उस पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसको सेंटर ऑफ प्रेशर कहेंगे। ठीक है। सेंटर ऑफ प्रेशर कहेंगे, उसमें जो प्रेशर अप्लाई होगा उसको सेंटर ऑफ प्रेशर कहेंगे। देखिए तो टोटल प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्टैटिक फ्लूइड ऑन सरफेस, चाहे वो प्लेन में हो या फिर कर्व में हो, व्हेन फ्लूइड कम इन कांटेक्ट विद द सरफेस। और ये फोर्स जो है हमेशा नॉर्मल होता है, सरफेस के ऊपर नॉर्मल होता है। हॉरिजॉन्टल इमर्ज सरफेस की बात हो रही है तो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में उसके ऊपर जो प्रेशर अप्लाई होगा उसको टोटल प्रेशर बोलेंगे। यहाँ पे जो एक्स क्या है, ये फ्री सरफेस से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की डिस्टेंस है। टोटल प्रेशर को पी से डिनोट किया गया है और पी इक्वल टू WA x बार। डब्ल्यू क्या है, स्पेसिफिक वेट है। वैसे ही वर्टिकल का अलग जो है
टोटल प्रेशर रहेगा, हेड रहेगा। हेड क्या है, ये टोटल हेड है, ठीक है, जो सेंटर ऑफ प्रेशर से उसके फ्री सरफेस के बीच का डिस्टेंस है, एच बार से डिनोट किया गया है। इंक्लाइंड सरफेस वैसे ही कर्व सरफेस है। आप इसको एक बार, लॉक गेट क्या होता है? लॉक गेट का इस्तेमाल नेविगेशन के लिए किया जाता है। इसमें दो गेट्स होते हैं, टू सेट्स ऑफ गेट्स होते हैं, और नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो ये वाटर और मतलब रिवर और कैनाल्स में किया जाता है। ये एक नेविगेशन चेम्बर बनाता है जिसके थ्रू वाटर के लेवल को चेंज किया जा सके, ठीक है, नेविगेशन के लिए चेंज किया जा सके। लॉक गेट इज प्रोवाइडेड नेविगेशन चेम्बर टू चेंज द वाटर लेवल इन ए चैनल और रिवर फॉर नेविगेशन। इसमें दो सेट्स ऑफ गेट्स होते हैं, वन सेट और अनदर साइड ऑफ द गेट्स। ये एक दूसरे के रिएक्शन के थ्रू काम करते हैं नेविगेशन चेम्बर, ठीक है। तो R इज इक्वल टू होगा P अपन 2 चैनल पे। R क्या है? रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन बिटवीन टू गेट्स। P क्या है? रिजल्टेंट वाटर प्रेशर ऑन द लॉक गेट। अल्फा क्या है? इंक्लिनेशन ऑफ द गेट विद द नॉर्मल टू द साइड ऑफ द लॉक। देखिए नेक्स्ट है बायोमासी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोमासी क्या होता है? देखिए जब कोई बॉडी पानी में डाला, लिक्विड में डाला गया हो, चाहे वो पार्सली या फिर पूरी तरीके से उसमें डूबा हुआ हो, तो उस पर एक फोर्स काम करता है जो उसको ऊपर की तरफ, उस पर एक फोर्स काम करता है ऊपर की तरफ। वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है? उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। यानी जब कोई बॉडी को लिक्विड में पार्सली या फिर पूरी तरीके से डूबा हुआ, तो उस पर एक फोर्स काम करता है जो कि ऊपर की तरफ एक फोर्स काम करता है जो कि बराबर होता है किसके? उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर, ठीक है ना, बराबर होता है बोल रहा है। वो जो फोर्स बराबर होता है उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। तो वो स्टेटमेंट जो है वो कहलाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। लिक्विड की वो टेंडेंसी जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ फोर्स लगता है उसको बोलते हैं, ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, अपवर्ड थ्रस्ट लगता है, उसको बोलते हैं बायोवांसी। और उस बायोवांसी को ही उस फोर्स को है, जिस फोर्स की वजह से ऊपर की तरफ एक थ्रस्ट लगता है उसको बोलते हैं बायोवांसी फोर्स, जो कि इक्वल होता है किसके? उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। यहाँ पे दो कंडीशंस है वो आपको देखनी है। देखिए जो बायोवांसी है, बायोंसी फोर्स ऑफ बायोंसी, ये जब ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है बायोंसी फोर्स, अगर वो ज़्यादा है तो क्या हुआ? उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार से ज़्यादा है तो बॉडी क्या होगा? तैरेगा। यानी ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार से ज़्यादा है, तो ऊपर की तरफ फोर्स ज़्यादा लगेगा यानी वो तैरेगा। और दूसरी कंडीशन क्या है? जब फोर्स ऑफ बायोंसी लेस देन द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी उसके द्वारा हटाए गए डिस्प्लेस किए हुए भार से कम है, तो क्या होगा? बॉडी क्या हो जाएगा? डूब जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। फ्लोटिंग बॉडी के तीन, मतलब ये साम्यावस्था के तीन कंडीशंस है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड नेचुरल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? इफ ए बॉडी फ्लोटिंग इन ए लिक्विड return back to original position when given a small angular displacement, then the body is said to be in stable equilibrium। क्या कह रहा है? जब कोई बॉडी पानी में तैर रहा हो, ठीक है, फ्लोट कर रहा हो, और उस पर हम एक स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हम उसमें एक जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करते, थोड़ा सा ठोकर मार देते हैं एंगल में, तो सबसे पहले तो वो ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करते हुए अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लौट आता है, तो उसे कहते हैं स्टेबल हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अनस्टेबल क्या होगा? सेम वही कंडीशन रहेगा लेकिन ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आता है, तो वो कहलाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पढ़ लेते हैं। इफ बॉडी फ्लोटिंग इन ए लिक्विड डज नॉट रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन and heels further away than given a small angular displacement, then body is said to be unstable equilibrium, ठीक है। वही कह रहा है, बॉडी पानी में तैर रहा हो और हम उसमें थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं लौट पाता है, तो उसे बोलते हैं अनस्टेबल, ये अनस्टेबल हो गया है, तो वो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। नेचुरल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब कोई बॉडी पानी में तैर रहा हो, फ्लोटिंग लिक्विड में तैर रहा हो, ठीक है, पानी में बोल रहा हो, पानी गलत है,
लिक्विड में कुछ भी हो सकता है, चाहे ऑयल हो सकता है, चाहे मरकरी हो सकता है, चाहे आपका वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी लिक्विड मटेरियल। और जब हम उसमें स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो वो अपनी इनिशियल यानी जो उसका ओरिजिनल पोजीशन में ना आकर के कोई न्यू पोजीशन ले लेता है, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल इक्विलिब्रियम। ठीक है, 3 कंडीशन में आगे हो गई, स्टेबल, अनस्टेबल एंड नेचुरल इक्विलिब्रियम। मेटा सेंटर एंड मेटा सेंटर हाइट क्या होता है? मेटा सेंटर में बी डिफाइंड एज ए पॉइंट about which floating body start oscillations when given a small angular displacement। देखिए मेटा सेंटर क्या होता है? एक सेंटर होता है, ठीक है, एक सेंटर होता है जिसके सापेक्ष जो है वो बॉडी स्टार्ट करता है ऑसिलेशन। यानी मान लीजिए कोई नाव है यहाँ पे, और नाव में हम एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो वो कैसे ऑसिलेट करने लगता है? उस बिंदु के सापेक्ष ही ऑसिलेट करता है, ठीक है। तो उसी बिंदु को, उसी सेंटर को हम मेटा सेंटर कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई एम। मेटा सेंटर हाइट क्या होता है? मेटा सेंटर हाइट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी एंड अ मेटा सेंटर हाइट। मान लीजिए कोई यहाँ पे एक नाव है, ठीक है, और यहाँ पे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देते हैं, तो इसका जो एक सेंटर पॉइंट बन के आएगा, ये यहाँ पे एम मान लीजिए, ये मेटा सेंटर है इसका, ठीक है। जब ये सबसे पहले मेटा सेंटर को समझते हैं, जब हम इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो क्या होता है, ये ऊपर नीचे इसके सापेक्ष ही ऑसिलेट करता है, इधर फिर इधर सापेक्ष ऑसिलेट करता है, तो उसी को मेटा सेंटर कहता है। अब मेटा सेंटर हाइट क्या होता है? मेटा सेंटर हाइट होता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? यहाँ पे होगा, ठीक है, और उसकी मेटा सेंटर यहाँ है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी को मेटा सेंटर हाइट बोलते हैं, ठीक है। मेटा सेंटर का एम और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जी, तो जी एम बोलेंगे उसको। जी एम बराबर होता है बी एम माइनस बी जी। बी इसका यहाँ पे बीच में सेंटर, नीचे में सेंटर ऑफ बायोंसी है, तो क्या होगा, बी से लेके यम, उसमें से हम क्या घटा देंगे? बी से जी घटा देंगे, तो ये हमारा जी एम निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग एंड सबमर्ज्ड, जब कोई बॉडी तैर रहा हो या फिर सबमर्ज्ड हो तो उसके हम कंडीशंस कुछ देख लेते हैं। फ्लोटिंग बॉडी और सबमर्ज्ड बॉडी जब स्टेबल होता है, जब स्टेबल कंडीशन में होता है तो यम लाइज एबव जी। यम एंड जी क्या है? लाइज होते हैं। जैसे हम फिर से इसको देख लेते हैं, जब कोई ये नाव है, कोई बॉडी मान लीजिए, और ये है हमारा जी, सॉरी मेटा सेंटर यम, और ये हमारा जी। जब स्टेबल होता है तो यम एंड जी क्या है? लाइज होते हैं, एक लाइन में होता है, ठीक है। यम लाइज एबव जी, और जी के ऊपर होता है यम, तो स्टेबल हुआ। और सबमर्ज्ड में क्या हुआ? ये तो तैर रहा है इसके ऊपर, जब डूबे अवस्था में क्या होगा? बी एबव जी, और स्टेबल कंडीशन में बी नीचे रहता है, लेकिन जब डूब जाएगा तो बी क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा। बी एंड जी क्या है? बी इज एबव, यानी बी यहाँ आ जाएगा सबमर्ज्ड के कंडीशन में, बी इज एबव टू जी। अनस्टेबल में क्या होता है? अनस्टेबल फ्लोटिंग बॉडी के लिए यम लाइज बिलो जी, यम जो है जी के नीचे आ जाता है, तो वो क्या होता है? अनस्टेबल हो जाता है। सबमर्ज्ड में बी लाइज बिलो जी, यानी बी नीचे आ जाता है। नेचुरल में क्या होता है? एम एंड जी कॉन्साइड होता है, एक ही पॉइंट पे होता है, और बी इसमें क्या होता है? सबमर्ज्ड में बी और जी कॉन्साइड होता है। देखिए दो चीज़ें आपको याद रखनी है, जब भी फ्लोटिंग बॉडी की बात आए तो यम और जी की बात होगी, और सबमर्ज्ड की बात की जाए तो बायोंसी फोर्स, यानी जो बायोंसी है बी और जी की बात होगी, ठीक है। स्टेबल में यम ऊपर रहता है, सबमर्ज्ड में बी ऊपर रहता है, ठीक है, जी के। अनस्टेबल में यम नीचे हो जाता है अनस्टेबल होके, और इसमें बी नीचे हो जाता है। नेचुरल में दोनों कॉन्साइड होते हैं। अब टाइम ऑफ ऑसिलेशन की बात की जाए तो टाइम ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला है फ्लोटिंग बॉडी के लिए टी इज इक्वल टू 2 पाई के स्क्वायर अपन एच जी, ठीक है, अंडर रूट है।
तो ये हुआ आपका टाइम ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला। फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए जब भी काइनेमेटिक्स और एक और आएगा आपको यहाँ पे देखते हैं। डायनेमिक्स दो होते हैं, फ्लूइड काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। तो जब भी ये काइनेमेटिक्स की बात आती है तो हमेशा याद रखना है, यहाँ पे आया फ्लूइड काइनेमेटिक्स की जब भी बात हो तो हमेशा दो चीज़ें ध्यान रखनी है। काइनेमेटिक्स मतलब केवल गति के बारे में बात हो रही है, ठीक है। काइनेमेटिक्स मतलब गति के बारे में हो रही है केवल, इसमें कोई फोर्स या फिर फोर्स मतलब का जिक्र नहीं होगा, ठीक है। फोर्स का बिहेवियर के बारे में बात नहीं होगी। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। गति के बारे में बात हो रही है, गति में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में गति होती है। तो इसमें किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में बात हो रही है ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल विदाउट टेकिंग इनटू एनी कंसिडरेशन एनी फोर्स एंड एनर्जी। देखिए कोई भी मतलब फोर्स या फिर एनर्जी को कंसीडर नहीं किया जाता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स के अंतर्गत, ठीक है। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, ठीक है। यानी फ्लूइड मैकेनिक्स की वो शाखा है जिसके अंतर्गत वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, फ्लूइड पार्टिकल के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में डील की जाती है। इसमें किसी प्रकार का फोर्स एनर्जी के बारे में को कंसीडर नहीं किया जाता है। ये होता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। और डायनेमिक्स क्या होता है? फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होता है? उसके अंतर्गत वेलोसिटी एक्सेलरेशन के अलावा फोर्स और एनर्जी को भी कंसीडर किया जाता है, तो वो हो गया डायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स। देखिए रेट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू ए सेक्शन ऑफ ए पाइप और चैनल इज कॉल्ड ए डिस्चार्ज। इसको मेजर किया जाता है क्यूबिक पर सेकेंड से। जैसे यहाँ पे डिस्चार्ज को कैसे मतलब रिप्रेजेंट करेंगे? क्यू से, क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड वी, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू ए सेक्शन ऑफ ए पाइप और चैनल इज कॉल्ड डिस्चार्ज। उसी को यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर क्यूब होती है। बहुत मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होता है? तो 1000 लीटर होता है। इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी देख लेते हैं। यदि कोई इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है इज कंटिन्यूअस फ्लोइंग थ्रू ए पाइप और चैनल हुज क्रॉस सेक्शन एरिया मे और मे नॉट बी कांस्टेंट, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो या तो कांस्टेंट है यानी या फिर अलग अलग हो, तो उसके द्वारा जो उसके थ्रू जो पास किया हुआ उसमें से जो पासिंग लिक्विड होता है वो कांस्टेंट होगा, उसकी जो क्वांटिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। समझे? इसमें बोल रहा है कि एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप और चैनल, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सबका अलग अलग है या फिर सेम है, लेकिन उसके द्वारा जितना भी लिक्विड निकलेगा उसकी जो क्वांटिटी होगी वो सेम होगी, ठीक है। वो कहलाता है इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी या फिर लिक्विड फ्लो। मैथमेटिकली देखिए इसको कैसे बोला वो किया गया है, मतलब इस पर जो डिस्चार्ज है Q1 Q2 Q3 अलग अलग सेक्शन से सबका सेम होगा। कैसे सेम होगा? जैसे A1 B1 A2 B2 A3 B3 दोनों इक्वल होगा। अब मान लीजिए एक किसी का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ज़्यादा हो, इसका वेलोसिटी कम हो, सब क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो, मतलब एरिया वेलोसिटी सबका अलग अलग हो, फिर भी इसके द्वारा क्वांटिटी जो लिक्विड निकलेगा वो सेम होगा। क्यों कम सेम होगा? देखिए जहाँ पे से क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई छोटा होल्स के थ्रू फ्लो हो रहा है, ठीक है, लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा, एरिया हमारा कम है, ठीक है। और दूसरे जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा बड़ा है, ठीक है,
क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है तो हमारा जो वेलोसिटी हो जाएगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके जो हमारा क्वांटिटी ऑफ लिक्विड कितना निकलेगा फ्लूइड तो सबका सेम रहेगा, क्योंकि वो एक दूसरे में से एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी। टाइप ऑफ फ्लो इन ए पाइप, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, आपको बिल्कुल समझ लेना है इसको। यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है? ए फ्लो इन विच लिक्विड पार्टिकल एट ऑल सेक्शन ऑफ ए पाइप और चैनल हैव सेम वेलोसिटी। यहाँ पे बात हो रही है कि वो फ्लो जिसमें से लिक्विड पार्टिकल पाइप और चैनल के सभी सेक्शंस के सभी सेम वेलोसिटी होती है, तो वो यूनिफॉर्म फ्लो होती है। ए फ्लो इन विच लिक्विड पार्टिकल ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ ए पाइप और चैनल हैव द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म फ्लो। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है? जिसमें से उस पाइप या चैनल के सभी सेक्शंस जो लिक्विड पार्टिकल होते हैं उसका वेलोसिटी सेम नहीं होता है, डिफरेंट वेलोसिटी होता है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म। स्ट्रीम लाइन क्या होता है? स्ट्रीम लाइन में ए फ्लो इन विच लिक्विड पार्टिकल हैव डिफाइंड पाथ, इसमें जो लिक्विड पार्टिकल होते हैं उन सबका एक डिफाइंड पाथ होता है। उस डिफाइंड पाथ में हर इंडिविजुअल पार्टिकल एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता, वे एक दूसरे के ऊपर से यानी क्रॉस करके नहीं जा सकते, यानी सबका एक रास्ता होता है, उस रास्ते के थ्रू ही जाते हैं। दे डू नॉट क्रॉस टू ईच अदर, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका स्ट्रीम लाइन फ्लो। और टर्बुलेंस में क्या होता है? उसका कोई रास्ता वास्ता नहीं होता है, सब एक दूसरे के ऊपर कूद फान के जाते हैं, तो वो होता है टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? यूनिफॉर्म में वेलोसिटी सेम होनी चाहिए सभी सेक्शन से, नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी सेम नहीं होती है। स्ट्रीम लाइन में एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल एक लेयर में चलते हैं, एक लाइन में चलते हैं। दे डू नॉट क्रॉस टू ईच अदर, जो इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं दे डू नॉट क्रॉस टू ईच अदर। टर्बुलेंट में सब कूद फान के चलते हैं, कोई इसमें रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है। स्टेडी फ्लो में क्या होता है? इसमें क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इज कांस्टेंट, इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो। जो पर सेकेंड जो है जो भी क्वांटिटी निकलेगा फ्लूइड की वो कांस्टेंट होगा। अनस्टेडी में कांस्टेंट नहीं होगा, सब अलग अलग रहेगा। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी, स्टेडी फ्लो और आपका यूनिफॉर्म फ्लो में, तो हमेशा ध्यान देना है। यूनिफॉर्म फ्लो में वेलोसिटी की बात हो रही है और स्टेडी फ्लो में उसके द्वारा फ्लोइंग पर सेकेंड क्वांटिटी की बात हो रही है। पर सेकेंड जो हमारा लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी क्वांटिटी सेम हो तो वो होता है स्टेडी फ्लो, ठीक है। अगेन यूनिफॉर्म फ्लो में सेम वेलोसिटी की बात हो रही है और स्टेडी फ्लो में फ्लोइंग पर सेकेंड इज कांस्टेंट, यानी हमारा क्वांटिटी की बात हो रही है। और स्टेडी स्ट्रीम लाइन में ईच इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द लिक्विड हैव डिफाइंड पाथ, उस पाथ के अकॉर्डिंग फ्लो करते हैं। टर्बुलेंट में सब इधर उधर चलता है, कोई उसका पाथ नहीं होता है। अब आते हैं कंप्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल मतलब कंप्रेस जिसको किया जा सके उस फ्लो को। ए फ्लो इन विच वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंड इट डेंसिटी चेंज ड्यूरिंग द फ्लो, यानी वो फ्लो जिसका वॉल्यूम एंड डेंसिटी चेंज हो जाता है ड्यूरिंग द फ्लो, तो वो होता है कंप्रेसिबल, यानी वॉल्यूम चेंज हो जाता है। मैं बोल रहा था ना, एक होता है कंप्रेसिबिलिटी, यानी हम उस पर फोर्स अप्लाई करें, प्रेशर अप्लाई करें तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, वो कंप्रेसिबिलिटी होता है। यहाँ पे कंप्रेसिबल फ्लो की बात हो रही है, तो वो फ्लो जिसमें फ्लूइड का वॉल्यूम एंड डेंसिटी चेंज हो जाता है तो वो होता है कंप्रेसिबल फ्लो। इनकम्प्रेसिबल फ्लो यानी नहीं चेंज होगा तो वो इनकम्प्रेसिबल यानी कंप्रेस नहीं होगा। रोटेशनल फ्लो, रोटेशनल फ्लो क्या होता है? ए फ्लो इन विच लिक्विड पार्टिकल आल्सो रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सेस। रोटेशनल फ्लो में क्या होता है? जब कोई लिक्विड है वो उसका एक एक डिफाइन पाथ होता है, वो क्या करता है, वो फ्लूइड पार्टिकल रोटेट अबाउट इस ओन एक्सेस, वो अपने ये कोई एक्सेस है तो उसके अबाउट रोटेट करता रहता है, तो वो उस फ्लो को क्या करता है? रोटेशनल फ्लो। ऐसे रोटेट करते हुए आगे बढ़ता है ये फ्लो, तो उसको रोटेशनल फ्लो बोलते हैं। ई रोटेशनल में फ्लो में क्या होता है?
उसमें क्या होता है, कोई एक्सेस नहीं होता है, डू नॉट रोटेट अबाउट वन एक्सेस, तो उससे बोलते हैं इरोटेशनल फ्लो। वन डायमेंशनल फ्लो क्या होता है, ए फ्लो इन विच स्ट्रीम लाइन ऑफ इट्स मूविंग पार्टिकल आर रिप्रेजेंट बाई स्ट्रेट लाइन। सॉरी, वन डायमेंशनल फ्लो में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में वो जो फ्लो है वो स्ट्रेट लाइन में उसका जो पार्टिकल होता है वो मूव करते हैं, तो उसे बोलते हैं वन डायमेंशनल फ्लो। ए फ्लो इन विच स्ट्रीम लाइन ऑफ इट्स मूविंग पार्टिकल आर रिप्रेजेंट बाई स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल फ्लो। और टू डायमेंशनल में फ्लो में क्या होता है, कर्व के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, मूविंग पार्टिकल को कर्व के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। और थ्री डायमेंशनल फ्लो में क्या होता है, हुज स्ट्रीम लाइन है रिप्रेजेंटेड इन स्पेस अलोंग दिस थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन, चाहे तो वो इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और जो हाइट में है, मोटाई में, वैसे भी फ्लो कर सकता है, तो उससे बोलते हैं थ्री डायमेंशनल फ्लो। नेक्स्ट आते हैं डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड। एंड डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड मैंने बताया अभी, एक तो बताया था काइनेमेटिक्स, फ्लूइड का काइनेमेटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, और ये क्या है, डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड। इसमें क्या होता है, स्टडी किया जाता है मोशन, साथ साथ फोर्स के बारे में भी। डायनेमिक्स ऑफ द फ्लूइड फ्लो इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of fluid in motion considering the force which cause the flow। यानी इसमें किसके बारे में अध्ययन किया जाता है, साइंस की वो शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन की जाती है उसकी गति के बारे में, साथ साथ उसकी फोर्स को भी कंसिडर किया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज आर हेड ऑफ लिक्विड इन मोशन। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी के बारे में जिक्र किया गया है, और कौन कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल हेड, काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक हेड, एंड तीसरा है पोटेंशियल आपका प्रेशर एनर्जी एंड प्रेशर हेड। इसको डिनोट किया गया जेड से, काइनेटिक एनर्जी को पी स्क्वायर अपॉन 2g से, और प्रेशर एनर्जी को पी अपन डब्ल्यू से। ठीक है, और टोटल एनर्जी की बात की जाए तो पोटेंशियल हेड, काइनेटिक हेड और प्रेशर हेड, प्रेशर एनर्जी तीनों को प्लस कर देंगे तो वो टोटल एनर्जी आएगी। और टोटल हेड की बात की जाए तो वही पोटेंशियल हेड, काइनेटिक हेड एंड प्रेशर हेड। बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, बर्नौली इक्वेशन स्टेट्स दैट फॉर ए परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, इसके लिए कंडीशन ये होता है कि बिल्कुल ऐसा लिक्विड होना होता है जो कि कंप्रेस ना हो, बिल्कुल कंप्रेस ना हो, परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लोइंग इन ए कंटिन्यूअस स्ट्रीम। द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल रिमेन्स द सेम। और टोटल एनर्जी में कौन कौन सा पार्टिकल होगा, कौन कौन सी एनर्जी होगी, एक तो उसका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। ठीक है, तो ये है पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी, ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया, और ये आपका हो गया प्रेशर एनर्जी। कब काम करता है, जब पार्टिकल मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, Z1 प्लस बी स्क्वायर अपन 2g काइनेटिक एनर्जी, और प्रेशर एनर्जी V1 अपन W। ये सब कांस्टेंट होता है, जब पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है तो ये सारी जो एनर्जी है ये कांस्टेंट होती है। बर्नौली इक्वेशन जो अप्लाई किया गया है वो वेंचुरी मीटर, आरपीएस मीटर और पिटाट ट्यूब पे अप्लाई होता है। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन अब फॉर ए रियल फ्लूइड के क्या होता है, वही Z1 प्लस बी स्क्वायर अपन 2g P1 अपन W, और ये इज इक्वल टू एच P2 अपन W बी स्क्वायर अपन 2g प्लस J2 इज इक्वल टू एच होना चाहिए। लॉस ऑफ एनर्जी बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2। ठीक है, आयलर इक्वेशन के बारे में देखते हैं। आयलर इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंशियल फॉर्म होता है। आयलर ये अपना जो बर्नौली इक्वेशन होता है उसी का डिफरेंशियल फॉर्म में होता है, और इसके लिए जो कंडीशंस होनी चाहिए वो सम्स क्या होनी चाहिए, फ्लूइड नॉन विस्कॉस होना चाहिए, होमोजीनियस एंड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, कंटिन्यूअस स्टेडी एंड लॉन्ग द स्ट्रीम लाइन होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। वेंचुरी मीटर क्या होता है, वेंचुरी मीटर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक वेंचुरी मीटर क्या होता है, एक यहाँ पे दो थ्रोड होता है, एक कन्वर्जेंट पोर्शन होता है, एक होता है डाइवर्जेंट पोर्शन होता है। ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेजर किया जाता है लिक्विड के डिस्चार्ज को मेजर करने में।
जब कोई पाइप से लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा हो, फ्लो हो रहा है, तो उसमें से कितना डिस्चार्ज हो रहा है वो मेजर किया जाता है इस वेंजरोमीटर से। इसमें इस पोर्शन को बोलते हैं कन्वर्जेंट पोर्शन, और इस पोर्शन को बोलते हैं डाइवर्जेंट पोर्शन, इसको बोलते हैं थ्रोट। ठीक है। अब इसमें तीन कंडीशंस होते हैं, तीन चीज़ें होती हैं। वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट थ्रोट इज हायर, यहाँ पे जो है वेलोसिटी हायर होता है, ज़्यादा होता है, उसके इनलेट से ज़्यादा होता है। ठीक है। प्रेशर ऑफ लिक्विड एट द थ्रोट इज लोअर देन द इनलेट, वेलोसिटी एंड प्रेशर ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द डाइवर्जेंट पोर्शन डिक्रीज। देखिए इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू, यानी डिस्चार्ज कितना होता है, Q इज इक्वल टू सी डी A1 A2 अपन अंडर रूट A1 के स्क्वायर अपन माइनस A2 के स्क्वायर, ये अंडर रूट 2GH। A1 A2 क्या है, ये एरिया ऑफ इनलेट और एरिया ऑफ आउटलेट का है, सॉरी ये थ्रोट का है। एरिया ऑफ इनलेट, एरिया ऑफ थ्रोट, और वेंचुरी हेड ये है। यहाँ पे देखिए ये जो इसकी जो लेंथ होती है कन्वर्जेंट पोर्शन की, और ये है डाइवर्जेंट पोर्शन की। तो डाइवर्जेंट पोर्शन की जो लेंथ होती है वो 3 to 4 टाइम ज़्यादा होती है कन्वर्जेंट पोर्शन से, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है ऑरिफिस मीटर एंड पिटाट ट्यूब। ऑरिफिस मीटर क्या होता है, ऑरिफिस मीटर एक डिवाइस होता है जिसको यूज किया जाता है लिक्विड के डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए। ठीक है। थ्रू ए पाइप, ये पाइप में इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑरिफिस मीटर का, और ये सेम वेंचुरीमीटर जैसे काम करता है, उसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ठीक है। और पिटाट ट्यूब क्या होता है, पिटाट ट्यूब एक स्मॉल एक बेंड टाइप ट्यूब होता है, जैसे कि ये एक मान लीजिए फ्लो है, ये पानी है, वो कोई फ्लूइड है, इसमें ऐसे ही एक पिटाट ट्यूब लगा दिया जाता है, ये ऐसे 90 डिग्री एंगल पे मुड़ा हुआ होता है। अब फ्लो इधर फ्लो हो रहा है, तो ये फ्लूइड क्या होगा, इसमें फ्लो होगा, और इसके जो लेवल है उससे ऊपर चढ़ जाता है, तो ऐसे हम मेजर कर लेते हैं कि इसका जो है फ्लो कितना है। तो पिटाट ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है वेलोसिटी ऑफ फ्लो को मेजर करने में। ठीक है। इसका मेजर किया जाता है। अब ये क्या होता है, इट इज़ द डिटरमाइन बाय मेजरिंग द राइज ऑफ लिक्विड इन ए ट्यूब। लिक्विड जो है इसमें राइज करेगा, तो उससे हम इसको मेजर करते हैं। तो ऑरिफिस मीटर का इस्तेमाल किया जाता है डिस्चार्ज को मेजर करने में, और पिटाट ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है फ्लो की वेलोसिटी मेजर करने में। मोमेंटम इक्वेशन क्या होता है, मोमेंटम इक्वेशन इज द बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ मोमेंटम और मोमेंटम प्रिंसिपल। इसमें होता क्या है कि इसमें जो नेट फोर्स, देखिए पहले पढ़ लेते हैं क्या है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए मास ऑफ ए फ्लूइड इज इक्वल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम इन द डायरेक्शन। तो नेट फोर्स होगा वो मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है। एम बी क्या है, मोमेंटम है, और अगर इसको इससे गुणा कर दिया जाता है, ने इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, तो मोमेंटम इक्वल किसके हो जाता है, यानी चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स मोमेंटम इज इक्वल टू नेट फोर्स इनटू ये टाइम, यानी इम्पैक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए फ्लूइड मास इन ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, फोर्स के डायरेक्शन में। ऑरिफिस क्या होती है, ऑरिफिस देखिए एक स्मॉल कोई भी एक छेद कह सकते हैं, होल कह सकते हैं, उसको ऑरिफिस कहेंगे। ठीक है। ऑरिफिस इज स्मॉल ओपनिंग इन ए वॉल, कोई भी दीवार या फिर बेस में एक स्मॉल ओपनिंग होता है ऑफ ए वेसल थ्रू विच फ्लूइड फ्लो, जिसके थ्रू फ्लूइड क्या करता है, फ्लो करता है। ए माउथपीस इज अटैचमेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल ट्यूब और पाइप फिक्स्ड इन ए ऑरिफिस। ठीक है। its length is usually 2 to 3 times the diameter of the orifice. It is used to increase the amount of discharge. देखिए हाइड्रोलिक कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं, कुछ चीज़ें जो है जो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को लगाने में हेल्प करेगी। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज और कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि कोई एक यहाँ पे हमारा बर्तन है और यहाँ पे कोई और पीस लगा हुआ है, तो यहाँ से जो इसमें मान लीजिए कोई फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें जब फ्लो करेगा
ऐसे फ्लो करेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो ऑरिफिस का जितना डाया रहेगा उसके थ्रू फ्लूइड फ्लो करेगा, लेकिन यहाँ पे बाहर जाने के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, समझे। तो इस पॉइंट पे जो कॉन्ट्रैक्शन होगा उसकी बात हो रही है। तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ जेट एट वीना कॉन्ट्रैक्शन। इस एरिया जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है टू द एरिया ऑफ ऑर्बिस, यानी इसका एरिया यानी वीना कॉन्ट्रैक्शन अपन किसका एरिया? ऑर्बिस का एरिया। ये होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक वैसे ही कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी यानी एक्चुअल वेलोसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द जेट एट वीना कॉन्ट्रैक्शन, यानी इस पॉइंट पे वीना कॉन्ट्रैक्शन वाले पॉइंट पे वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज थ्रू द ऑर्बिस टू द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? It is defined as the ratio of loss of head in the orifice to the head of water available at the exit of the orifice। इसका फॉर्मूला से भी जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला होता है x²/4/h। x क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, y वर्टिकल डिस्टेंस और h क्या है? कांस्टेंट हेड वाटर। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले के ऊपर नज़र डाल लेते हैं जो कि ऑरिफिस एंड माउथफिस में यूज किए जाते हैं। डिस्चार्ज थ्रू ए लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस। लार्ज रेक्टेंगुलर कोई ऑरिफिस है तो उसमें डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या है? Q = 2/3 CdB/2G H2⁻3/2 H1⁻3/2। ठीक है। ये लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस, जैसे कोई ऑरिफिस है, जैसे कि यहाँ पे कोई ऑरिफिस मान लीजिए कि ये हमारा टैंक है और उसमें से कोई ऑरिफिस यहाँ से वाटर जो है फ्लो हो रहा है। ठीक है। तो ये हमारा जो ऑरिफिस होगा ये रेक्टेंगुलर होगा। ठीक है। ये हाइट हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा इसका चौड़ाई। वैसे ही नेक्स्ट डिस्चार्ज थ्रू होली सबमर्ज्ड ऑरिफिस। पूरी तरीके से सबमर्ज्ड ऑरिफिस यानी डूबा हुआ ऑरिफिस है तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा Q = CdB H2-H1/2GH। ठीक है। H1 क्या है? हाइट ऑफ वाटर above the top of the orifice और H2 क्या है? हाइट ऑफ वाटर on the downstream side above the bottom of the orifice। और H क्या है? डिफरेंट बिटवीन द टू वाटर लेवल ऑन द आइदर साइड ऑफ द ऑरिफिस। अब टाइम कितना लग रहा है? टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला है टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द टैंक कम्प्लीटली थ्रू एन ऑरिफिस एट द बॉटम। तो टाइम कितना रहेगा? इसका फॉर्मूला है T = 2v/H1/CdA/2G। टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द हेमिस्फेरिकल टैंक थ्रू एन ऑरिफिस एट द बॉटम। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा T = 14πr⁵/2 15 CdA/2G। आर क्या है? रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक। नेक्स्ट है डिस्चार्ज थ्रू एक्सटर्नल माउथपिस। तो क्या होगा डिस्चार्ज? Q = 0.855 A/2GH। ये क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द माउथपिस एंड H = हाइट ऑफ लिक्विड एबव द माउथपिस। डिस्चार्ज थ्रू द इंटरनल माउथपिस व्हेन इट इज रनिंग फ्री। जब पूरे तरीके से ये फ्रीली रनिंग हो रहा है तो उस समय हमारा जो डिस्चार्ज होगा वो होगा 0.5 A/2GH। और पूरी तरीके से अगर भरा हुआ डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, माउथपीस से, तो उसका डिस्चार्ज कितना होगा? Q = 0.707 A/2GH। तो ये डिस्चार्ज का फॉर्मूला है अलग अलग कंडीशंस पे। अब देखते हैं नॉचेज एंड वियर क्या होते हैं। देखिए नॉच क्या होता है? नॉच में भी डिफाइन एज ए ओपनिंग प्रोवाइड इन द साइड ऑफ टैंक और वेसल। आपका कोई एक टैंक है, ठीक है, टैंक मान लीजिए बना दिया है, यहाँ से कोई एक ओपनिंग प्रोवाइड किया गया है, तो इसमें से जो वाटर है ना ये बिल्कुल इसका जो अपर लेवल होगा उससे नीचे में फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है। एक तरह से ये ऑरिफिस ही होता है बट इसका जो वाटर फ्री सरफेस का जो वाटर होता है
वो इसके एबव लेवल से नीचे होता है। फॉर्मूला देख लेते हैं, इसका परिभाषा क्या लिखा हुआ है। नॉचेस में भी डिफाइन एज ए ओपनिंग प्रोवाइडेड इन द साइड ऑफ टैंक। कोई टैंक है, उसके साइड में एक ओपनिंग प्रोवाइड किया गया है। वो ओपनिंग ऐसा होना चाहिए सच दैट ए द लिक्विड सरफेस, लिक्विड का सरफेस यानी कि इन द टैंक इज बिलो द टॉप एज ऑफ द ओपनिंग। टॉप एज द ओपनिंग से नीचे के थ्रू उसमें फ्लो होना चाहिए। इट इज़ जनरली मेड ऑफ मेटालिक प्लेट। ये जनरली मेटालिक प्लेट का बना होता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए स्मॉल चैनल और ए टैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वियर क्या कहलाता है। वियर में बी डिफाइन एज एनी रेगुलर ऑब्स्ट्रक्शंस इन ए ओपन चैनल। कोई यहाँ पे कोई यहाँ पे मान लीजिए कि फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, टॉप से हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कोई एक ऑब्स्ट्रक्शंस बना दिया है, ठीक है। कोई भी कंक्रीट की दीवार बना दिया है, ऐसे बना दिया है, तो वाटर क्या होगा, इसके ऊपर से फ्लो होगा, ठीक है। इधर से जाएगा, ऐसे फ्लो होगा, ऐसे नीचे की तरफ, इसका लेवल ऊपर होगा। जितना यहाँ पे लेवल होगा उसको ऊपर यानी पार करेगा, फिर उसके ऊपर से फ्लो करते हुए नीचे गिरेगा, ठीक है। तो ये होता है वियर। वियर में भी डिफाइन एज ए रेगुलर ऑब्स्ट्रक्शन इन ओपन चैनल ओवर, ठीक है। ओपन चैनल होता है ओवर विच फ्लो टेक्स प्लेस। इट इज मेड ऑफ मेसोनरी और कंक्रीट। इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर और स्ट्रीम्स, ठीक है। रिवर्स एंड स्ट्रीम्स में एक ऑब्स्टेकल, एक कंक्रीट का मेसोनरी बना जाता है और वहाँ से वाटर फ्लो होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे डिस्चार्ज मेजर करते हैं, ये इसमें बता रहा है। और इसको क्या बोलते हैं, उसको वियर बोलते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशंस यानी कुछ फॉर्मूले हैं जो कि नॉचेज और वियर में यूज किए जाते हैं, जैसे कि डिस्चार्ज ओवर ए रेक्टेंगुलर नॉचेज और वियर Q इज इक्वल टू 2/3 CdP × 2G H/3/2। जहाँ V क्या है, विड्थ ऑफ द नॉच और वियर, एंड H क्या है, हाइट ऑफ द लिक्विड एबव द सील ऑफ द नॉच। डिस्चार्ज ओवर ए ट्रायंगुलर नॉच और वियर, अगर ट्रायंगुलर नॉच है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज कैसे मेजर करेंगे। 8Q इज इक्वल टू 8/15 CD × 2G 10θ/2 H/5/2। राइट एंगल है, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल। और डिस्चार्ज ओवर ए ट्रिपोजोडियल नॉच, ठीक है। ट्रिपोजोडियल नॉच अगर होता है, जिसको सिपुलेटी वियर भी कहते हैं, इज इक्वल टू द सम ऑफ डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर नॉच और वियर एंड द डिस्चार्ज ओवर ए ट्रायंगुलर नॉच और वियर। अब नेक्स्ट देखते हैं डिस्चार्ज ओवर ए रेक्टेंगुलर वियर। अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस से फार्मूला जो आता है उसके थ्रू अगर डिस्चार्ज मेजर करते हैं तो Q इज इक्वल टू 2/3 CD अंडर कोष्टक में ब्रैकेट में हो जाएगा L-0.1 NH और √2G H/3/2। नेक्स्ट देखते हैं मैक्सिमम डिस्चार्ज ओवर ए ब्रॉड क्रिस्टेड वियर। ब्रॉड क्रिस्टेड वियर रहता है तो उसमें मैक्सिमम डिस्चार्ज क्या होगा, 1.71 CD LH/3/2। एक वियर जो है ब्रॉड क्रिस्टेड वियर कब कहलाता है, जब विड्थ ऑफ द क्रिस्ट of the wear is more than the half of the height of water above the wear crest, ठीक है। ये कोई क्रिस्ट है, उसकी हाइट जो है b है, इसकी जो चौड़ाई है यानी वो है b, ठीक है। तो क्या बोला है, width of the crest of the wear is more than the half of the height of water, या इसकी जो हाइट है उसकी आधे से ज़्यादा होना चाहिए, वो होता है ब्रॉड क्रिस्टेड वियर। क्रिस्ट मतलब शिखर होता है। ए वियर इज सेड टू बी नैरो क्रिस्टेड वियर इफ द विड्थ ऑफ द क्रिस्ट ऑफ द वियर इज लेस देन द हाफ ऑफ द हाइट ऑफ वाटर अबव द वियर क्रिस्ट, ठीक है। इस तरीके से और भी चीज़ें हैं इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा तो उसमें पूछा जाएगा। नेक्स्ट है when the water level on the downstream side of the weir is above the top surface of the weir, then the weir is known as submerged or drowned weir. A weir is generally used as a spillway of a dam, वो कहलाता है auger weir. If
It has been observed that whenever water is flowing over a rectangular weir having no end concentration, ठीक है, क्या है, contractions, the nappe क्या है, the sheet of water flowing over the weir touches the side wall of the channel after flowing over the weir. The nappe fall away from the weir, thus creating a space beneath the water. In such a case, some air is trapped beneath the weir. ठीक है, फ्री नेपे क्या होता है, इफ द एटमॉस्फेयर प्रेशर एग्जिस्ट बीनीथ द नेपे इट इज देन नो एज फ्री नेपे. एंड डिप्रेस्ड नेपे क्या होता है, इफ द प्रेशर बिलो द नेपे इज नेगेटिव देन इट इज कॉल्ड डिप्रेस्ड नेपे. समटाइम्स नो एयर इज लेफ्ट बिलो द वाटर एंड द नेपे adheres or cling to the downstream side of the weir. Such the nappe is called clinging nappe and adhesive nappe. एक दूसरे से ऐसे चिपका रहता है, उस प्रकार का जो वाटर फ्लो होता है क्लिंगिंग नेपे एंड अधेयरिंग नेपे कहलाता है. पाइप्स एंड चैनल्स क्या होते हैं, ए पाइप्स इज ए क्लोज कंडक्ट जनरली ए सर्कुलर सेक्शन. अब पाइप कैसा होता है, सर्कुलर सेक्शन में ही होता है, जो कि यूज किया जाता है फॉर कैरिंग फ्लूइड अंडर प्रेशर. जब प्रेशर के साथ वाटर को कैरी किया जाता है, वाटर मतलब फ्लूइड को कैरी किया जाता है, ठीक है. द फ्लूइड कम्प्लीटली फिल द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप. जो फ्लूइड है वो पाइप के पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया को, यानी पूरी तरह चारों तरफ से उसके डाई को मतलब कवर करते हुए फ्लो होता है. व्हेन द पाइप इज पार्शली फुल द लिक्विड देन इट इज कॉल्ड ओपन चैनल. तो वो अगर आधा भरा हुआ है पाइप तो वो ओपन चैनल की तरह जैसा हो गया है वो, ठीक है. लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रैक्शन इन पाइप, HF, ठीक है, ये पाइप के फ्रैक्शंस हैं. और लॉस ऑफ हेड, H क्या है, हेड है जो कि फ्रैक्शन की वजह से है, उसका फॉर्मूला है 4FL/2/2GD. F क्या है, डार्सी कोफिशिएंट है, L लेंथ ऑफ पाइप है, V मीन रेडियस ऑफ लिक्विड इन पाइप्स एंड D क्या है, डायमीटर ऑफ पाइप. लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन इन्लार्जमेंट, HE इज इक्वल टू, देखिए इन्लार्जमेंट के लिए यहाँ पे E लगाया है, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन, जैसे कि लिक्विड फ्लो हो रहा है और यहाँ से तुरंत जो है, यहाँ से तुरंत ऐसे फैल जा रहा है, ठीक है. तो यहाँ से क्या हो रहा है, इन्लार्ज हो रहा है, एरिया इन्लार्ज हो गया, तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ तो तेज़ी से आया लेकिन एरिया यहाँ पे फैल गया, इसकी वजह से वेलोसिटी कम हो जाएगा. तो उस समय जो लॉस ऑफ हेड होगा ड्यू टू सडन इन्लार्जमेंट वो क्या होगा, V1 - V2 का स्क्वायर अपॉन 2G. लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कंट्रैक्शन, अब यहाँ से ऐसे आया, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है. तो अब क्या हो गया, वेलोसिटी तो ज़्यादा हो जाएगी, तो V²/2G 1/cc - 1. यहाँ पे cc क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है. लॉस ऑफ हेड एट द इनलेट ऑफ पाइप, HF = 0.5 V²/2G. लॉस ऑफ हेड एट द आउटलेट ऑफ पाइप, तो आउटलेट के लिए H0 = V²/2G. ये कुछ फॉर्मूला हैं जो आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस में ये यूज होंगे. नेक्स्ट है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड टोटल एनर्जी लाइन. हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, द लाइन रिप्रेजेंटेड द सम ऑफ प्रेशर हेड, पोटेंशियल हेड एंड डेटम हेड, ठीक है. इन दोनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो वो कहलाता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन. द लाइन रिप्रेजेंटेड द सम ऑफ प्रेशर हेड, डेटम हेड एंड वेलोसिटी हेड. इसमें अलग क्या है, देखिए प्रेशर हेड तो इसमें भी है, डेटम हेड इसमें भी है. हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में पोटेंशियल हेड को ऐड किया गया है और टोटल एनर्जी लाइन में वेलोसिटी हेड को ऐड किया गया है. तो इन तीनों को जोड़ते हैं तो ये कहलाता है टोटल एनर्जी लाइन. यहाँ पे एक पाइप यहाँ से Q 2 भागों में डिवाइड हो गया है, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर अलग अलग रहता है तो डिस्चार्ज भी अलग अलग होगा. उस कंडीशन देखते हैं, द रेट ऑफ डिस्चार्ज इन मेन पाइप इज इक्वल टू द सम ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू पैरेलल पाइप्स. मेन पाइप इज इक्वल टू दिस पाइप का डिस्चार्ज और दिस पाइप का डिस्चार्ज, ठीक है, क्योंकि यही दोनों डिवाइड हुआ है, Q = Q1 + Q2. और उसका जो लॉस ऑफ हेड होगा इच पाइप का वो क्या होगा, सेम होगा.
तो H1 HF इज इक्वल टू HF2, यानी इसका लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रैक्शन 1 का जो सेकेंड पाइप जिसका लॉस ऑफ हेड उसका भी जो फ्रैक्शन होगा, लॉस ऑफ हेड जो होगा ड्यू टू फ्रैक्शन वो भी सेम होगा। ठीक है। साइफन क्या होता है? साइफन एक लॉन्ग बेंड पाइप होता है जिसका यूज किया जाता है दो पाइप्स को जो कि अलग अलग हाइट पे है, लेवल पे है, उनको कनेक्ट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ए साइफन इज ए लॉन्ग बेंड पाइप यूज टू कनेक्ट टू रिजर्वायर एट डिफरेंट लेवल। दो रिजर्वायर है, अलग अलग लेवल पे है, उसको क्या करता है? इंटरवेंटेड बाई ए हाई राइड। द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ ए साइफन इज कॉल्ड, हाइएस्ट पॉइंट को सुमिट बोलते हैं। द एयर वेसल इज प्रोवाइडेड एट द सुमिट इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरप्शंस इन द फ्लो। पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप, power transmitted through the pipe, water, weight of water flowing in Newton per second and head of water in Newton meter. Power transmitted will be maximum when head lost in fraction is equal to 1/3 of the total supply head. Maximum coefficient of transmission through the pipe is 66.67%. Flow through nozzle at the end of pipe. पाइप के लास्ट में अगर नोजल लगा देते हैं और उसके थ्रू अगर कुछ फ्लो होता है तो वो देखते हैं। ए नोजल इज ए टेपरिंग माउथपीस विच इज फीटेड एट द एंड ऑफ वाटर पाइपलाइन टू डिस्चार्ज वाटर एट अ हाई वेलोसिटी। अब कोई पाइप है और उसके पास में क्या है? नोजल लगा देते हैं। नोजल में क्या करते हैं? टेपरिंग सेक्शन होता है ऐसे, तो हमारा जो वाटर आता है या कोई फ्लूइड आता है उसकी जो वेलोसिटी क्या हो जाती है? यहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। इट नोजल इज जनरली मेड ऑफ कन्वर्जेंट शेप। कन्वर्जेंट शेप लोगों ने पढ़ा होगा, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट शेप ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पे थ्रोट रहता है, ये कन्वर्जेंट सेक्शन बोलते हैं और ये बोलते हैं डाइवर्जेंट सेक्शन, बीच में थ्रोट होता है। तो नोजल क्या होता है? यहाँ पे कन्वर्जेंट शेप होता है। द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द नोजल इज मैक्सिमम व्हेन head loss due to fraction in the pipe is 1/3 of the total supply head at the inlet of pipe. The diameter of nozzle maximum transmission of power is given by d क्या होगा? d power 5/8 FL to the power 1/4। वाटर हमर क्या होता है? देखिए सिंपल नाम से पता चलेगा, वाटर हमर पानी का हैमरिंग मतलब पानी से प्रहार करना। इसमें क्या होता है? कोई पाइप है, उसमें से पाइप वाटर या कोई भी फ्लूइड है वो फ्लो हो रहा है और यहाँ पे हम लोग एक क्या करते हैं? एक वाल्व लगा देते हैं। ठीक है, एक वाल्व लगा देते हैं। अब जैसे ही वाटर आ रहा है हम लोगों ने इस वाल्व को घुमा दिया, ये क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। तो वाटर क्या करता है? इस पर एक ज़बरदस्त फोर्स लगाता है इस वाल्व के ऊपर, जस्ट लाइक एक हैमर की तरह प्रहार करता है, उसी को वाटर हैमरिंग कहते हैं। When a liquid flowing through a long pipe, लिक्विड जो है फ्लो हो रहा है एक लॉन्ग पाइप के थ्रू, सडनली बट ए रेस्ट बाय क्लोजिंग अ वाल्व एट द एंड ऑफ पाइप। एक वाल्व के मतलब एक पाइप के एंड में एक वाल्व लगा देते हैं और उसको क्लोज कर देते हैं। देन द प्रेशर वेव ऑफ हाई इंटेंसिटी इज प्रोड्यूस बिहाइंड द वाल्व। जो इस फ्लूइड है उसका जो वेव है वो हाई इंटेंसिटी के साथ इस वाल्व पे प्रहार करता है, फोर्स लगाता है। द प्रेशर वेव इज हाई इंटेंसिटी हैज द इफेक्ट ऑफ हैमरिंग एक्शन। जो उसका इंटेंसिटी रहेगा उसका एक्शन एक हैमरिंग की तरह रहेगा, यानी हथौड़े की तरह उस पर एक्ट करता है ऑन द वॉल ऑफ पाइप पे। ठीक है, इसके साथ साथ इसके दीवार पे भी हैमरिंग की तरह फोर्स, मतलब वेव है ना, वेव इस यहाँ पे बंद हो गया तो वेव चारों तरफ उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, फैल जाएगा। ये नमूना, ये जो फोनोमेना है ये कहलाता है वाटर हैमर और हैमर फ्लो। अब इसका बहुत इम्पोर्टेंट ये आता है एग्ज़ाम में कि वाटर हैमर किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो वो डिपेंड करता है पाइपलाइन की लेंथ पे डिपेंड करता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पाइपलाइन और इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द पाइप। और चौथा क्या है? द स्पीड एट विच वाल्व इज क्लोज। कितनी तेज़ी से स्पीड से ये वाल्व क्लोज हो रहा है। ठीक है,
फ्लो थ्रू ए ओपन चैनल, यह कुछ फॉर्मूला है। अगर ओपन चैनल्स के थ्रू आपको फ्लो मेजर करना है तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं जो कि चेजी फार्मूला कहा जाता है। मीन वेलोसिटी ऑफ लिक्विड v इक्वल टू सी अंडर रूट एम आई। तो डिस्चार्ज क्या होगा, q इक्वल टू ए वी, वी को यहाँ पर रख दीजिए ए सी अंडर रूट एम आई। सी क्या है, चेजी कांस्टेंट है, एक एरिया फ्लो है। एम हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज इक्वल टू एरिया फ्लो अपन वीटेड पेरीमीटर, डी अपन फॉर सर्कुलर पाइप। आई क्या है, एच एफ अपन एल, यानी लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ ऑफ पाइप। मैनिंग फार्मूला क्या है, क्यू इक्वल टू ए एम एम पावर 2/3 आई पावर 1/2। एम क्या है, मैनिंग कांस्टेंट है। मोस्ट इकोनॉमिक सेक्शन पर चैनल, चैनल के लिए मोस्ट इकोनॉमिक सेक्शंस इकोनॉमिकल कब कहा जाएगा, यदि इट गिव्स मैक्सिमम डिस्चार्ज फॉर ए गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया आर ए बैड शेप, it has minimum weighted perimeter and it involve laser evacuation for the designed amount of discharge. Following points are worth noted. ये कुछ important point है जो आपको जानना चाहिए। Most economical section of a regular rectangular channel. The most economical section for a rectangular channel is one which has hydraulic radius equal to the half the depth of flow. The most economical section of a trapezoidal channel is one which has hydraulic mean depth equal to the half of depth of flow. The most economical section of a triangular channel is one which has its sloping side at angle of 45 degree with the vertical. The discharge to the channel of rectangular section is maximum when its width is twice the depth. The discharge through channel of trapezoidal section is maximum then the sloping side is equal to the half of the width of the top. The discharge through channel of circular section is maximum when the depth of water is equal to 0.95 times the diameter of circular channel. The velocity through channel of circular section is maximum when the depth of water is equal to 0.81 times the diameter of circular channel. The depth of water in channel corresponding to minimum specific energy is known as critical depth. If the depth of water in open channel is less than critical depth, then the flow is known as torrential flow. If the depth of water in open channel is greater than critical depth, then the flow is called tranquil flow. Vortex flow क्या होता है? When a cylindrical vessel containing some liquid, एक cylindrical vessel है जिसमें कुछ liquid भरा हुआ है, it rotates about a vertical axis. The liquid surface depresses down the axis of the rotation and rise up near the wall of the vessel on all the sides. This type of flow is called vortex flow. Simply क्या है, ये कह रहा है कि एक cylindrical vessel है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड ले रहे हैं, ठीक है, और उसको एक वर्टिकल एक्सेस में इसमें रोटेशन करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, जब ये फ्लो ऐसे रोटेट होगा तो ये जो इसमें का लिक्विड है ये बीच में सेंटर में नीचे चला जाएगा और साइड से इसका जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या है, ये बाहर की दीवारों में चिपकते हुए इसका लेवल ऊपर होता जाएगा, ठीक है, दीवार के साइड में ऊपर होता जाता है। तो ये जो फ्लो होता है, ये जो राइज होता है दीवार के साइड में अप होने का, नियर द वॉल ऑफ द वेसल इज एन ऑल साइड्स, चारों तरफ जो है दीवार को से चिपकते हुए ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है इसका लेवल, और बीच में क्या है, बीच में नीचे जाता है ये इसका लेवल, इस तरीके से इसका फ्लो हो जाता है। दिस टाइप फ्लो, ये जो फ्लो है वो वॉर्टेक्स फ्लो कहलाता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो, एक फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। फोर्स मतलब इसको फोर्सफुली इस लिक्विड को रोटेट किया जा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो, और अगर फ्रीली वॉर्टेक्स ऐसा फ्लो हो रहा है तो वो उसको बोलेंगे, नेचुरली जब हो रहा है ऐसा तो उसको बोलेंगे फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। फ्री वॉर्टेक्स फ्लो क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ फ्लो द लिक्विड पार्टिकल डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ अबाउट ए फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस विदाउट एन एक्सटर्नल टॉर्क, बिना कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगाए हुए
acting on the particle. The flow of water through the hole in the bottom of wash basin is the example of free vortex flow. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं vortex flow के रिगार्डिंग. When the cylindrical vessel containing liquid is revolved, ठीक है, cylindrical vessel में कोई लिक्विड जो है रिवॉल्व हो रहा है, द सरफेस ऑफ द लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ पैराबोला, पैराबोला की तरफ इसका शेप बन जाता है. द राइज ऑफ लिक्विड along the wall of a revolving cylinder about the initial level is same as the depress of the liquid at the axis of rotation. ठीक है. The total pressure on the bottom of closed cylindrical vessel completely filled up with a liquid is equal to the sum of the total centrifugal pressure and the weight of the liquid in the vessel. The total pressure on the top of closed cylindrical vessel of radius completely filled up with liquid of specific weight and rotating at omega radian per second about the vertical axis is given by P is equal to pi w omega square r square upon 4g. Next है the increase in pressure at the outer edge of the drum of radius completely filled up with liquid of mass density and rotation at omega radian per second is rho omega square r square upon 2. The tangential velocity of the water element having the free vortex is inversely proportional to its distance from the center. विस्कस फोर्स क्या आता है? इट इज़ ऑलरेडी डिस्कस किया गया है, इसमें ये बता रहा है. इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच ऑपर रेजिस्टेंट टू मूवमेंट ऑफ वन लेयर, यानी इसका एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर मूवमेंट का जो विरोध करता है, रेजिस्ट करता है, उसकी बोलते हैं विस्कस फ्लो. इन द अदर वर्ड विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच कंट्रोल इट्स रेट ऑफ फ्लो. The viscosity of liquid is due to cohesiveness and reaction between the particles. एक ही प्रकार के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसी के कारण होता है कोहेसिवनेस. ठीक है, जैसे कि कोई लिक्विड है, जैसे कि मान लीजिए दूध ही है, तो दूध का पार्टिकल दूसरे दूध के पार्टिकल के साथ एक इंटरेक्शन फोर्स की वजह से एक दूसरे से चिपके रहते हैं, वो कोहेसिवनेस हो रहा है. और उसी की वजह से एक लेयर जो है दूसरे लेयर के ऊपर फिसलने या मूवमेंट का विरोध करता है, वो विस्कोसिटी कहलाता है. और उसके द्वारा जो फ्लो होगा वो विस्कोस फ्लो होगा. इन ऐसा यूनिट द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. एंड सीजर पढ़ाने में क्या होगा, एक्सप्रेस क्या आता है नॉइस में NOISE सच दैट एक वन वॉइस इज इक्वल टू 0.1 NS अपन M स्क्वायर. वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट 3.3, ये बताया गया पहले. न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी. न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी शियर फोर्स ऑन द लेयर ऑफ फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेस. शियर स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल होता है, यही न्यूटन लॉ बोलता है विस्कोसिटी. न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अंतर्गत कुछ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. आइडियल फ्लूइड क्या होता है? जिसमें विस्कोसिटी नहीं होती है. रियल फ्लूइड क्या होता है? जिसमें विस्कोसिटी होती है, वो कहलाता है रियल फ्लूइड. न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है? ए फ्लूइड विच विस्कोसिटी डज नॉट चेंज विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और शियर स्ट्रेन, तो वो न्यूटोनियन फ्लूइड कहला जाएगा. और नॉन न्यूटोनियन क्या होगा? ए फ्लूइड विच विस्कोसिटी डज नॉट चेंज विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और शियर स्ट्रेन, वो हो गए नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड. ए फ्लूइड इन विच विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड is dominating over the inertia force is called laminar flow. It takes place at very low velocities. A flow in which the inertia force is dominating over the viscosity is called turbulence flow. It takes place at high velocities. The velocity at which the flow changes from a laminar flow to the turbulent flow is called critical velocity. It is of two types, lower critical velocity and higher critical velocity. The lower at which the laminar flow stops is known as lower critical velocity, when the velocity at which turbulence flow starts is known as higher critical velocity. The ratio of inertia force to the viscous force is called Reynolds number. The flow in which pipe is laminar, the Reynolds number is less than 2000.
2000 द फ्लो इज टर्बुलेंट इज मोर देन 200। देखिए लेमिनार फ्लो के जो लेमिनार फ्लो है तो उसका रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम होगा, और अगर टर्बुलेंट है तो उसका लेमिनार जो उसका रेनॉल्ड नंबर होगा वो होगा 2800 से ज़्यादा, और 2000 और 2800 के बीच है तो वो फ्लो ना ही लेमिनार कहा जाएगा और ना ही टर्बुलेंट कहा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। द वेलोसिटी करस्पॉन्डेंट टू रेनॉल्ड नंबर इज ऑफ 2000 इज कॉल्ड लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी, एंड द वेलोसिटी करस्पॉन्डेंट टू रेनॉल्ड नंबर 2800 के करस्पॉन्डेंट होता है तो वो हाई क्रिटिकल वेलोसिटी कहा जाता है। लॉस ऑफ हेड ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ लेमिनार फ्लो इन पाइप क्या होगा, एच एल इज इक्वल टू 32 म्यू वी एल अपन डब्ल्यू डी स्क्वायर। लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रैक्शन इन ए पाइप ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर इन विच विस्कस फ्लो इज टेकिंग प्लेस 16 अपन आर एन। आर एन क्या है, रेनॉल्ड नंबर है। Viscous resistance through the theory of viscosity has the number of applications, yet the viscous resistance and the bearing are important. The following point may be noted for viscous resistance. Torque required to overcome viscous resistance to footstep bearing, T is equal to tau square pi square mu n r power 4 upon 16t. यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है, कंप्रेसिबल फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कंप्रेसिबल फ्लो क्या होता है। जब उस पर फोर्स अप्लाई करें या प्रेशर अप्लाई करें तो उसके वॉल्यूम में चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है यहाँ पे, एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्लो एट डिफरेंट सेक्शन ऑफ पाइप इज सेम। ठीक है, ये क्वांटिटी इक्वेशन में पढ़े थे, Q इक्वल टू A1 B1 इक्वल टू A2 B2 इक्वल टू A3 B3। अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर फ्लो हो रहा है तो सबका डिस्चार्ज मतलब एक लिमिटेड टाइम के लिए अगर सबका डिस्चार्ज देखा जाए तो सेम होगा। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है दूसरे का ज़्यादा है तो क्रॉस सेक्शन जहाँ पे एरिया पे कम है वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगा। तो दोनों से जो डिस्चार्ज निकलेगा वो सेम होगा। बट इन ए कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो द मास ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ ए पाइप इज सेम। मास जो रहेगा वो सेम रहेगा, वही कह रहा है। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए फ्लूइड इज गिवन इक्वल बाई सी इज इक्वल टू अंडर रूट के अपन म्यू। के क्या है, बल्क मॉड्यूलस, और सॉरी ये क्या रो है, रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। मैक नंबर एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। मैक नंबर होता क्या है, देखिए इट इज़ द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन एन अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रीम टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एंड बिना कोई डिस्टर्बेंस की में जो फ्लूइड की जो वेलोसिटी रहेगी अपन साउंड वेव में जो उसकी वेलोसिटी रहेगी उसको हम लोग बोलते हैं, उसके रेशियो को बोलते हैं मैक नंबर। It is important information about the type of flow. In general, the flow of fluid is divided into following 4 types of depending upon the Mach number. देखिए मैक नंबर जब यूनिटी से कम होता है, 1 से कम होता है तो उसको सब सोनिक बोलते हैं, इक्वल होता है तो सोनिक बोलते हैं, 1 और 6 के बीच होता है तो सुपर सोनिक बोलते हैं, और मोर देन 6 होता है तो उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक फ्लो। स्टैग्नेशन पॉइंट क्या होता है, ए पॉइंट इन द फ्लो where velocity of fluid is 0 is called stagnation point। यानी जिस पॉइंट पे किसी फ्लूइड की जो वेलोसिटी रहेगी वो 0 रहेगी तो उस पॉइंट को स्टैग्नेशन पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट इन मूविंग लिक्विड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनर्शिया फोर्स क्या होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड। विस्कस फोर्स क्या होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ शियर स्ट्रेस ड्यू टू विस्कोसिटी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया फ्लो। ग्रेविटी फोर्स क्या होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड। सरफेस टेंशन फोर्स क्या होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ एंड लेंथ ऑफ द सरफेस ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। प्रेशर फोर्स क्या होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एंड द एरिया ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। इलास्टिक फोर्स क्या होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इलास्टिक स्ट्रेस एंड द एरिया ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। ये कुछ डायमेंशनलेस नंबर है,
रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, सब इनर्शिया फोर्स के अपान में ही होता है। रेनॉल्ड नंबर यानी इनर्शिया फोर्स अपन विस्कस फोर्स। प्रॉड नंबर इज इक्वल टू इट इज रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स अपन ग्रेविटी फोर्स। वेबर नंबर इनर्शिया फोर्स अपन सरफेस टेंशन फोर्स। एलर नंबर क्या होता है, इनर्शिया फोर्स अपन प्रेशर फोर्स। मैक नंबर यहाँ पे जिसको कॉजी नंबर भी बोलते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स अपन इलास्टिक फोर्स। तो इस तरीके से इसका थ्योरी सेक्शन ये कंप्लीट हुआ है। अब इसको 2 से 3 बार ध्यान से एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है वो कवर किया जाएगा। अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा समझा तो इन क्वेश्चंस का आंसर भी आप जरूर, इन क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी तरीके से दे सकेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।